So now we are going to start with the new chapter, that is time of supply. अभी कोई भी सप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो वो सप्लाई किस दिन सप्लाई हुआ ऐसा माना जाता है, उस दिन को कहा जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कुछ कस्टमाइज्ड चीज ऑर्डर करवाते हैं, ओके, मतलब कस्टमाइज चीज बनवाते हैं फॉर योर फ्रेंड या फिर किसी के लिए भी, अगर आप लोग क्या कर रहे हो, कोई कस्टमाइज चीज बनवा रहे हो, तो उस केस में देर आर सो मेनी इवेंट्स टेकिंग प्लेस। ओके, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। समझो, आपने ऑर्डर दिया कि ये कस्टमाइज चीज हम लोग को चाहिए। ओके, उसने रेडी किया, उसके बाद आप लोगों ने अप्रूव कर दिया, फिर उसने आपके ऊपर इनवॉइस बना दिया, फिर आप कलेक्ट करने चले गए और फिर आपने पेमेंट किया। तो एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर देर आर सो मेनी इवेंट्स टेकिंग प्लेस। देखो, ऑर्डर कुछ एक अलग दिन पे होगा, रेडी कुछ एक अलग दिन पे होगा, अप्रूवल किसी अलग दिन पे होगा, इनवॉइस किसी और दिन होगा। तो देर आर सो मेनी इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन अ ट्रांजेक्शन। सो एग्जैक्टली कौन से दिन पे गवर्नमेंट ऐसा माने कि जीएसटी लायबिलिटी अराइज होना चाहिए, दैट स्पेसिफिक डेट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। अभी टाइम ऑफ सप्लाई जो भी डेट आएगा उस मंथ के अगले 20 को जीएसटी का लायबिलिटी आपको पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो टाइम ऑफ सप्लाई आता है 11 जनवरी, तो ये वाला जो सेल्स होगा उसका लायबिलिटी आपको कब पे करना है? यू हैव टू पे दिस लायबिलिटी बाय 20 फरवरी। अगर 10 फरवरी आपका टाइम ऑफ सप्लाई आता है तो आप लोग को 20 मार्च को जीएसटी पे करना है। ओके, तो ये जीएसटी का पेमेंट का डेट होता है। ओके, और ये टाइम ऑफ सप्लाई का डेट होता है। तो जो भी मंथ अपना टाइम ऑफ सप्लाई है उसके एग्जैक्ट नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख को क्या करना होगा? जीएसटी का पेमेंट करना होगा। इज दैट क्लियर? तो अभी ये चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में इसको हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं। देखो किस तरीके से। सेक्शन नंबर 12, 13, ओके, ये दोनों सेक्शन सभी लोगों को है, इंटर एज वेल एज फाइनल। एंड सेक्शन नंबर 14 जो है, ओके, इट इज ओनली फॉर फाइनल लेवल एंड सीएमए इंटर लेवल। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑल एंड एक्सेप्ट सीए इंटर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 12, उसके बाद है सेक्शन नंबर 13, एंड फिर आएगा सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 12 इज फॉर डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। अगर कोई सप्लायर गुड्स बेच रहा है तो उसको क्या टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन फॉलो करना है, वो हम लोग को सेक्शन 12 बताएगा। ओके, अगर हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है तो हम लोग को सेक्शन नंबर 13 देखना पड़ेगा। ओके, टीओएस फॉर सर्विसेज। ओके, और ये हम लोग, ये जो सेक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, विच इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। मतलब आपका रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया, ओके, सप्लाई आप लोग कर रहे हो एंड आपका रेट चेंज हो गया, तो कौन सा रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, वो हम लोग को सेक्शन नंबर 14 बताएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 के अंदर हम लोगों ने इस डिस्कशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। ओके, सेक्शन नंबर 12 के अंदर डिस्कशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन से देखो। सबसे पहला है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ओके, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। दूसरा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड तीसरा है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स।
तीन पार्ट में डिवाइड है। ओके, सेक्शन 12 का बात करें हम लोग, तीन पार्ट, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब फॉरवर्ड चार्ज का मतलब एकदम सिंपल है, सप्लायर को जीएसटी रिसिपिएंट से कलेक्ट करना है और फिर पे करना है। ओके, रिसिपिएंट से कलेक्ट करने का और पे करने का। रिवर्स चार्ज में क्या होगा, रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। देखो, फॉरवर्ड चार्ज में हमने सेल किया, अगर हम आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हैं तो हमने सेल नहीं किया, हम लोगों ने परचेज किया है। ओके, सो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी का लायबिलिटी किसका क्रिएट हो रहा है, सप्लायर का। किसका क्रिएट हो रहा है, सप्लायर का। आरसीएम में किसका लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, रिसिपिएंट का। ओके, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हम लोग सप्लायर के एंगल से पढ़ेंगे। ओके, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हम लोग रिसिपिएंट के एंगल से पढ़ेंगे। ओके, कंटिन्यूस हम लोग बाद में देखते हैं। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, गुड्स के लिए, सर्विस के लिए नहीं है। ओके, फॉरवर्ड चार्ज अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो गुड्स के लिए पढ़ रहे हैं, सर्विस के लिए भी सेम बाइफर्केशन है। ओके, हम लोग देखेंगे एट द अप्रोप्रिएट टाइम। फिलहाल गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। ये जो फॉरवर्ड चार्ज है गुड्स के लिए, इसके अंदर भी हम लोगों ने तीन बाइफर्केशन किया हुआ, ताकि थोड़ा सा चैप्टर एकदम स्मूथली चले, ठीक है। तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर फर्दर तीन बाइफर्केशन है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब, नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब एकदम सिंपल, लैपटॉप अगर हम खरीद रहे हैं तो लैपटॉप का सेलर को कौन से हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। ओके, लैपटॉप हम लोग खरीद रहे हैं नॉर्मल सप्लाई, आरसीएम का सप्लाई नहीं है, ये कंटिन्यूस सप्लाई भी नहीं है, तो क्या होएगा वो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। सो नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स, इसके अंदर गवर्नमेंट बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, सबसे पहले बोल दिया डेट ऑफ इनवॉइस। सबसे पहले क्या बोला, डेट ऑफ इनवॉइस। अगर मान के चलो गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ डेट ऑफ इनवॉइस ही लिखती, ओके, अगर मान के चलो खाली इतना ही लिखती, डेट ऑफ इनवॉइस, तो सारे लोग क्या करते, कम ऑन सोचो। अगर गवर्नमेंट बोलती डेट ऑफ इनवॉइस इज टाइम ऑफ सप्लाई, तो जानबूझ के सब लोग क्या करते, इनवॉइस को डेफर करते। ओके, इनवॉइस को थोड़ा सा लेट इशू करते, ताकि टाइम ऑफ सप्लाई थोड़ा बाद में आए। और गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अगर हम लोग डेट ऑफ इनवॉइस बोल रहे, मतलब आपके हाथ में कोई एलिमेंट हम लोग दे रहे, ओके, आपके हाथ में एलिमेंट दिया है डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। अब डेट ऑफ इनवॉइस के साथ साथ गवर्नमेंट बोलता है एक कट ऑफ डेट हम लोग एज पर लॉ भी देंगे। ओके, तो गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पर लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो यहाँ पर कैसा है ये प्रोविजन, एक एलिमेंट सप्लायर के हाथ में, ओके, और एक एलिमेंट लॉ के हिसाब से। ओके, एक एलिमेंट क्या है, सप्लायर के हिसाब से, मतलब कि सप्लायर जब इनवॉइस बनाएगा ऑब्वियसली उसको लॉ तो फॉलो करना पड़ेगा, तो ये जो इनवॉइस है वो सप्लायर के हिसाब से है, एंड लास्ट डेट जो रहेगा वो किसके हिसाब से, लॉ के हिसाब से। अभी हम लोग सोचते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने लास्ट डेट के बारे में सोचा रहेगा, ठीक है। लास्ट डेट के बारे में गवर्नमेंट कैसे सोच रहा है वो हम लोग समझते हैं। अब देखो, हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई देख रहे हैं फॉर, टाइम ऑफ सप्लाई देख रहे हैं फॉर गुड्स। ओके, जिसके अंदर हम लोग फॉरवर्ड चार्ज का पहले पढ़ रहे हैं। ओके, इसके अंदर हम लोग टीओएस क्या देखा, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर।
अब इसके अंदर जो डेट ऑफ इनवॉइस है, ये तो सिंपल है, जिस भी दिन सप्लायर इनवॉइस बनाएगा, और उसको कब तक इनवॉइस बनाना पड़ेगा वो हम लोग को ये वाला प्रोविजन बता रहा है। अभी हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन कैसे सोचा रहेगा। देखो, लास्ट डेट में गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोग या तो पेमेंट का डेट रखें। ओके, देखो अलग अलग इवेंट ले रहा हूँ मैं। एक तो पेमेंट का डेट एक इवेंट हो सकता है, एक हो सकता है गुड्स का भेजना, एक हो सकता है गुड्स का मिलना। ओके, ऐसा अलग अलग इवेंट हो सकता है ना। तो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने एक एक ट्रांजेक्शन को कैसे एलिमिनेट किया वो समझते हैं। सबसे पहला, पेमेंट को यहाँ से निकाल दिया। पेमेंट को गुड्स के एफसीएम से निकाल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर recipient of goods is paying advance to supplier of goods, then supplier is not liable to pay GST on those advance. क्यों ऐसा सर? एक एग्जांपल लेते हैं। समझो ए करके एक सप्लायर है, बी करके एक रिसिपिएंट है। ओके, बी को क्या चाहिए? फर्नीचर बना के चाहिए। ओके, समझो चेयर वगैरह उसको बना के चाहिए। ओके, बी को चेयर वगैरह बना के चाहिए। ओके, अभी ए क्या बोलेगा बी को? सर एडवांस दो, 3,000 रुपया एडवांस दो, माल लेना है। 3,000 रुपया एडवांस दो, माल लेना है। मतलब यहाँ पर जो सप्लायर के पास पैसा आएगा, इट विल बी यूज्ड इन प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पर ए के पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। ओके, कुछ भी पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा किधर चला गया? रॉ मटेरियल खरीदने में। तो गवर्नमेंट बोलता है कि गुड्स का सप्लायर हमेशा इस तरीके से रोता ही रहेगा कि पैसा बचा ही नहीं, पैसा बचा ही नहीं, और हम लोग एडवांस पे जीएसटी मांगेंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया नो जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन सर्विस के लिए अगर एडवांस मिलता है तो उसके ऊपर जीएसटी आता है, वो हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ओके, तो इधर क्या देखा हम लोगों ने? पेमेंट के डेट को एलिमिनेट किया लास्ट डेट में से। अभी लास्ट डेट में से रिमूवल और डिलीवरी बचता है। ओके, रिमूवल और डिलीवरी ये दो बचता है। चलो, अभी गवर्नमेंट क्या चाहता है कि जीएसटी जल्द से जल्द मिले। क्या चाहता है? जल्द से जल्द मिले। तो रिमूवल पहले होगा कि डिलीवरी पहले होगा? कम ऑन सोचो, रिमूवल पहले होगा या डिलीवरी पहले होगा? ऑब्वियसली रिमूवल पहले होगा। तो गवर्नमेंट बोलता है कि रिमूवल इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। ओके, रिमूवल इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। लेकिन सर कुछ केसेस में अगर रिमूवल हुआ ही नहीं, कुछ केसेस में रिमूवल हुआ ही नहीं, नो रिमूवल, गुड्स का रिमूवल हो ही नहीं रहा है, कैसे हो सकता है ऐसा? चेक करते हैं, सुनो। अगर मान के चलो ए और बी, समझो ये क्लासरूम है, हम लोग को खरीदना है क्या? अलॉन्ग विद बेंचेस। ओके, सब बेंचेस भी है क्लास में। हम लोग को ये क्लासरूम खरीदना है अलॉन्ग विद दीज बेंचेस। ओके, बेंचेस के साथ खरीदना है। बेंचेस का अलग से चार्ज है, तो इसको मैं फर्नीचर लिख रहा हूँ। अभी अगर हम लोगों ने क्लासरूम खरीद लिया बेंच के साथ, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो, क्या ये बेंच को हम लोग को कहीं से मंगवाना पड़ेगा, या फिर ये बेंच अपने जगह पे ही रहेगा और हम लोग को मिल जाएगा? आंसर इज ये बेंच ऑलरेडी इधर ही रहेगा। ओके, हम लोग को किधर से मंगाने का जरूरत नहीं पड़ा। ओके, दैट इज वाई दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, गुड्स कहीं से आ नहीं रहा है, गुड्स जहां पर पड़ा है उधर ही पड़ा है, और हम लोग को मिल भी गया। सो दिस ट्रांजेक्शन इज बेसिकली सेल ऑफ गुड्स बट विदाउट मूवमेंट। ओके, तो इस केस में जब भी हम लोग को ये बेंचेस का डिलीवरी मिल गया, मतलब कि जब भी हम लोग इसको यूज करना शुरू करते हैं, दैट इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। ओके, सो लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या देखो, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, ओके, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, रिमूवल, ओके, रिमूवल मतलब भेजने के टाइम पे, रिमूवल फ्रॉम फैक्ट्री, ओके। एनी अदर केस, जैसे हम लोगों ने एक बेंच का केस लिया, उसमें लोग बोलते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब जहां पर वो बेंच पड़ा था हम लोग को यूज करना, हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया, दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज मेकिंग अवेलेबल। ठीक है पॉइंट। तो लास्ट डेट टू इशू नॉइज क्लियर हो गया, ओके। अगर मूवमेंट रहा तो रिमूवल, मूवमेंट नहीं रहा तो डिलीवरी। तो मान के चलो कि हम लोगों ने गुड्स को भेजा ही नहीं, रिसिपिएंट आके लेके गया, क्योंकि हम लोगों ने नहीं भेजा, रिसिपिएंट खुद ही आया और खुद ही लेके जा रहा है, तो उसको भी हम लोग रिमूवल ही बोलेंगे, ओके। रिमूवल का जो डेफिनेशन है, इसके अंदर एक पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ गुड्स बाय रिसिपिएंट, ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिमूवल। देखो हम लोग भेजेंगे वो तो रिमूवल है ही, और अगर वो आ रहा है कलेक्ट करके जा रहा है, देन ऑल्सो इट इज रिमूवल। कौन समझा? एडवांसेस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स शैल नॉट बी टैक्स्ड, ओके। हम लोगों ने देखा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पेमेंट का बात ही नहीं किया, उसके पीछे लॉजिक बता दिया मैंने कि गुड्स का जो सेलर रहेगा उसके पास अगर एडवांस आता भी है, सो दैट एडवांस इज बेसिकली फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल्स, ओके। तो वो एडवांस उसके पास रहेगा ही नहीं, वो हमेशा क्या हो जाएगा, ओके, खर्चा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है कि एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स shall not be taxable on the receipt basis. It will be taxable as per invoice, that is removal. आया क्या पॉइंट समझ में? तो एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करवाया तो, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज हम लोगों ने देखा, तो क्या रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। अभी यहाँ पर लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या होगा, अगर मूवमेंट रहेगा तो रिमूवल, मूवमेंट नहीं रहा तो डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल। क्लियर है फॉरवर्ड चार्ज का पॉइंट्स? आया समझ में? अभी फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ही, जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया, देर आर 3 बाइफर्केशंस, उसमें से अपना फर्स्ट बाइफर्केशन कंप्लीट हो, ओके, बाइफर्केशन कंप्लीट हो। अभी हम लोग सेकंड पे चल रहे हैं, दैट इज सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ओके, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अभी इसका भी टाइम ऑफ सप्लाई एकदम सिंपल है एंड सेम भी है, सेम, सेम मतलब अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। अब डेट ऑफ इनवॉइस का मीनिंग क्या होता है बोलो? डेट ऑफ इनवॉइस मतलब जब सप्लायर इनवॉइस बनाएगा, जब सप्लायर क्या बनाएगा, इनवॉइस बनाएगा। गवर्नमेंट ने बोला कि ये डेट हम लोगों ने आपके हाथ में दे दिया, तो ये डेट हम लोगों ने आपके हाथ में दिया, आपको जब चाहिए तब इनवॉइस बनाओ, लेकिन एक कट ऑफ डेट भी हम लोग देंगे, दैट इज कॉल्ड एज लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। अब लॉजिकली सोचो, हम लोगों ने ऊपर वाले केस में क्या बोला था, रिमूवल इज द लास्ट डेट, रिमूवल मतलब गुड्स का भेजना इज द लास्ट डेट। लेकिन अगर मैं गुड्स को अप्रूवल बेसिस पे भेज रहा हूँ, कौन से बेसिस पे भेज रहा हूँ, अप्रूवल, अप्रूवल मतलब आज मैंने गुड्स को भेजा, मैंने उसको बोला कि अगर आपको गुड्स पसंद आए तो रख लेना, पसंद ना आए तो रिटर्न कर देना विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो आज जब मैं उसको गुड्स भेज रहा हूँ, तब तो कोई एक्सेप्टेंस हुआ नहीं, तब तो कोई टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिमूवल नहीं रखा है, लास्ट डेट में रिमूवल नहीं रखा है, समझ में? डिलीवरी भी नहीं रखा है, क्यों डिलीवरी नहीं रखा? उसको गुड्स मिल जाएगा तो क्या उसने एक्सेप्ट क्या मान लेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो क्या होना चाहिए, सोचो, लास्ट डेट होना चाहिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या होना चाहिए? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस तो आपके हाथ में, सप्लायर के हाथ में। अगर सप्लायर ने बोला कि सर उसने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया अब तक, गवर्नमेंट को कैसे समझेगा? तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, देखो, डेट ऑफ इनवॉइस ये किसके हाथ में दिया हम लोगों ने, सप्लायर के हाथ। लास्ट डेट गवर्नमेंट ने खुद के हाथ में रखा है, और इसका मीनिंग जो है, लास्ट डेट का मीनिंग, उसके अंदर जो एक्सेप्टेंस वाला पार्ट है, ये भी तो सप्लायर के डिस्क्रिप्शन पे ही है, ओके। सप्लायर का मन होगा तो बताएगा वो एक्सेप्ट किया, ये तो गवर्नमेंट को ढूंढते बैठना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो पॉइंट है,
ये हम लोग खुद के हाथ में रखेंगे. ओके, दैट इज 6 months फ्रॉम द रिमूवल. मतलब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और 6 months फ्रॉम रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर. ओके, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर. लास्ट डेट के अंदर क्या होगा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब जिस दिन मेरा रिसिपियंट क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, वो गुड्स को एक्सेप्ट करता है. ओके, और अगर वो 6 महीने तक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, बोलता है कि नहीं मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए, तो घर में बोलते हैं हम लोग इतना नहीं रुकेंगे. आपने भेजा, वहां से 6 months खत्म होते ही मान लेंगे कि क्या हो गया, मान लेंगे कि क्या हो गया, सप्लाई हो. कौन समझ में आ रहा है? वी विल अज्यूम कि ये सप्लाई हो चुका है. इसको बोलते हैं 6 months फ्रॉम रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर. तो प्रोविजन तो सेम है, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर. इस बार लास्ट डेट क्या रहेगा? एक्सेप्टेंस और 6 months फ्रॉम रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, तो अपना ये गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस हो गया. तुम लोग का फॉरवर्ड चार्ज में से 2 पॉइंट हो गया. ओके, फॉरवर्ड चार्ज में से 2 पॉइंट हो गया. अभी हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट का, अंडर फॉरवर्ड चार्ज, विच इज इन रिलेशन टू स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम. अभी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो रहता है, ओके, उसका मतलब होता है लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग वगैरह. ओके, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ओके, एंड कैसीनो. तो ये सारी चीजों का हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई. अभी मान के चलो कि हम लोग गए लॉटरी लगाने. लॉटरी वेंडर ने बोला सर 500 रुपया दो, तो मैं आपका लॉटरी एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब लॉटरी का पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट करता हूँ. तो मैंने उसको दिया 500 रुपये, उसको बोला कि ये लो 500 रुपया, लॉटरी लगाओ. तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, आपने उसको पहले पैसा दिया, तब जाके उसने आपका नाम कंसिडर किया. ओके, सिंपल. हॉर्स रेसिंग का बात करें, आप लोग ने बोला कि मेरे को ये घोड़े पे बेट लगाने, तो पहले वो क्या मांगेगा? पहले पैसा जमा करो, उसके बाद बेट लगाओ. ड्रीम 11, सॉरी, ड्रीम 11, ड्रीम 11 के केस में भी सेम. जैसे हम लोगों ने पहले पैसा जमा किया, उसके बाद वो हमको टीम बनाने देगा और कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने देगा. मतलब इन सभी केसेस में कॉमन चीज क्या है? हमेशा सप्लायर पहले पैसा मांगता है, उसके बाद ही आगे बढ़ता है, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सिंपल बोल दिया, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. क्या बोल दिया? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. ओके, और इसको कंपेयर करेंगे इनवॉइस के डेट से, विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. आया पॉइंट समझ? तो ये सब चीजों में कॉमन चीज हम लोगों ने पहले देखा, सब में कॉमन क्या है? पैसा कॉमन है. ओके, आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि लॉटरी लगेगा तब 500 रुपया कट कर लेगा, ऐसा अलाउड नहीं रहता है. ओके, लॉटरी नहीं लगा तो 500 रुपया गया. तो यहाँ पर लॉटरी अगर लग रहा है, ओके, तो उसके पहले आप लोग को पैसा जमा करना. तो यहाँ पर इनवॉइस और रिसीट, विच एवर इज अर्लियर. तो हम लोगों ने 3 चीजें सीखी. एक बार तीनों चीजें रिवाइज करेंगे. हम लोगों ने गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज सीखा. ओके, इसके अंदर 3 पार्ट था. पहला था नॉर्मल सप्लाई, उसके बाद था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, उसके बाद था स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स. नॉर्मल सप्लाई में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा बताओ? टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर. सेल ऑन अप्रूवल में डेट ऑफ इनवॉइस और
लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अभी इन दोनों का लास्ट डेट्स अलग रहेगा। ओके, नॉर्मल सप्लाई का लास्ट डेट क्या होता है? इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट then it is removal. If supply does not involve movement, okay, then it is delivery. Is that clear? है समझ में? उसके बाद यहाँ पर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, इसका लास्ट डेट क्या रहेगा? इसका लास्ट डेट रहेगा एक्सेप्टेंस और 6 months फ्रॉम रिमूवल विच एवर इज अर्ली। क्लियर? उसके बाद स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का हम लोगों ने बात किया। ओके, इसके अंदर हम लोगों ने बोला डेट ऑफ इनवॉइस तो रहेगा हर जगह पे, और ओके, रिसीट ऑफ कंसिडरेशन, ओके, विच एवर इज अर्लियर। सबको समझ में आया पॉइंट? तो ये अपना फॉरवर्ड चार्ज का गुड्स हो गया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, या तो आप लोग लिख रहे हो तो बेटर है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं आरसीएम का। किसका बात करेगा अभी? आरसीएम का। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नॉर्मल है। रिसीट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस दिन एंट्री मारा, या तो जिस दिन बैंक में पैसा आया, विच एवर इज अर्लियर। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसका देखेंगे? सप्लायर। तो ये रिसीट ऑफ पेमेंट का एक डेफिनेशन। पूरे एक्ट में जिधर भी पेमेंट का बात आएगा, बुक्स और बैंक, विच एवर इज अर्लियर। ओके, हर बार ऐसे ही रहे। अभी हम लोग आरसीएम गुड्स का बात करें, उसके बाद कंटिन्यूस पे जाएंगे। ओके, आरसीएम गुड्स। अभी आरसीएम गुड्स में कौन से गुड्स थे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, याद करो। कॉटन, रॉ कॉटन था, फिर लॉटरी था, यूज्ड और सीज्ड व्हीकल, ओके, सोल्ड बाय गवर्नमेंट अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू रजिस्टर्ड पर्सन। याद आ रहा है क्या पॉइंट? तो ये सब गुड्स जो था वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल था। रिवर्स चार्ज में जीएसटी कौन भरता है? रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरते हैं रिसिपिएंट। कौन भरता है? रिसिपिएंट भरता है। तो यहाँ पर अपने को 3 पॉइंट देखना है। ओके, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, अब देखो, अगर रिसिपिएंट टैक्स भर रहा है तो इट इज बट ऑब्वियस कि गवर्नमेंट को सप्लायर के ऊपर इतना भरोसा नहीं है, तब जाके वो रिसिपिएंट से जीएसटी मांग रहा है। जब सप्लायर के ऊपर भरोसा था, तब रिमूवल वॉज द लास्ट डेट, मतलब रिमूवल निकला तभी। लेकिन जब रिसिपिएंट के ऊपर भरोसा है, तो रिमूवल कैन नॉट बी द लास्ट डेट, इट शुड बी इट शुड बी रिसीट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है रिमूवल नहीं है, यहाँ पर क्या है? रिसीट ऑफ गुड्स। ओके, रिमूवल नहीं बोला, क्योंकि रिमूवल मतलब सप्लायर के ऊपर भरोसा रखने जैसा हो, और हमको तो रिसिपेंट के ऊपर भरोसा है। ओके, रिवर्स चार्ज में जीएसटी कौन भरता है? रिसिपेंट भरता है। तो यहाँ पर रिसीट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड इन टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, रिसीट ऑफ गुड्स मानेंगे। उसके बाद पेमेंट का डेट। ओके, डेट ऑफ पेमेंट हम लोग को मालूम है। पेमेंट का डेट मतलब क्या होता है? ओके, बुक्स और बैंक, विच एवर इज अर्लियर। ओके, इस बार किसका बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे? रिसिपिएंट का देखेंगे, बिकॉज आरसीएम में जीएसटी किसको भरना होता है? रिसिपिएंट को। तो सबसे पहला पॉइंट क्या देखा? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। दूसरा हम लोग देखेंगे डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट का मतलब होता है बुक्स और बैंक, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद हम लोग को देखना है 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट। ओके, थोड़ा अलग है। सप्लायर्स इनवॉइस डेट, सप्लायर का जो इनवॉइस रहेगा, उस इनवॉइस से आप लोग को 31 डे ऐड करना है। क्या ऐड करना? 31 डे। ओके, सप्लायर के इनवॉइस से 31 डे ऐड करना है। ओके, अभी कैसे ऐड करते हैं सुनो, समझो। 10 जनवरी आप लोग को डेट दिया है। ओके, इसमें बोला है कि 31 डे को ऐड करो। तो कैसे ऐड करेंगे? देखो, 10 जनवरी है, जनवरी मंथ मतलब कि 31 डेज वाला मंथ।
सो 31 माइनस जो भी डेट आपको दिया उसको माइनस करना है। कितना आंसर आएगा? 21, बरोबर। इसमें मैं कितना ऐड करूंगा तब जाके आंसर मेरा 31 आएगा, क्योंकि आंसर इज 10। सो 10th February इज माई 31st डे। ओके, 10th February ओके इज माई 31st डे। समझ में आ पाएगा? तो अभी एक और एक एग्जांपल लेते हैं फेब्रुवरी मंथ का। समझो 16 फरवरी आपको डेट दिया है इनवॉइस का, उसमें आपको 31 डे ऐड कर। तो क्या करेंगे हम लोग? फेब्रुवरी कितने महीनों कितने दिनों का मंथ है? 28, 2025 का। ओके, इसमें से 16 माइनस करेंगे जो डेट दिया है। कितना आंसर आ रहा है? 8 आंसर आएगा। 8 आएगा ना? कितना है? नहीं, कितना आएगा? 12। हाँ, तो 12 आंसर आ रहा है। ओके, 28 - 16, 12 आंसर आया। अब इसके अंदर मैं कितना ऐड करूंगा तब जाके मेरे को 31 आएगा। आंसर इज 19 डेज जब मैं ऐड करूंगा तब 31 आएगा। सो 19 मार्च बिकम्स माई 31st डे। ओके, 19 मार्च बिकम्स माई 31st डे। समझ में आया पॉइंट? इसको इसी तरीके से करना है। मतलब इन शॉर्ट, जो दिन आपको दिया रहेगा उसको नहीं गिनना है, उसको नहीं गिनना है, उसके अगले दिन से गिना जाए। क्लियर है क्या? तो जो दिन दिया हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे करने का और नेक्स्ट डे से गिनने का। सेम हियर। इज इट क्लियर? तुम लोग को आरसीएम गुड्स के अंदर 3 चीजें चेक करनी है। कौन सा 3 चीजें? कौन सा 3 चीजें बोलो? सबसे पहला, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। दूसरा, डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट मतलब बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। एंड तीसरा, तीसरा 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट। आपका जो भी सप्लायर है, ओके, उधर से कितना दिन ऐड करेंगे हम लोग? 31 डेज ऐड करें। आया समझ में? अब यहाँ पर एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो इसीलिए है क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग को रिसीट ऑफ गुड्स का डेट ही नहीं मालूम, कौन से दिन गुड्स आया वो मालूम ही नहीं। सो फर्स्ट पॉइंट नॉट एप्लीकेबल। हम लोगों ने उसको कैश में पे किया तो बैंक से तो गया नहीं, और कैश का पेमेंट हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते ही नहीं है, लास्ट दिन पे सब डाल देते। तो डेट ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। एंड 31st डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस डेट। सप्लायर तो इनवॉइस इशू नहीं करता है, वो अनरजिस्टर्ड है। ओके, वो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं देता है। हम लोग उसको व्हाट्सएप पे लिख देते हैं ये गुड्स भेजो, वो भेज देता है। तो यहाँ पर ऐसा ट्रांजेक्शन हो गया कि मेरे को ना तो रिसीट ऑफ गुड्स मालूम है, ना ही पेमेंट डेट मालूम है, और ना ही मेरे को 31st डे मालूम। तीनों ही मेरे को नहीं मालूम। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलता है ये प्रोवाइजो लगाना है। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे। When it is not possible to determine time of supply as per ABC clause, then time of supply shall be date of entry in books of accounts of recipient. देखो, कोई भी इंसान पेमेंट छुपा सकता है लेकिन खर्चे को नहीं छुपाएगा। क्योंकि मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है तो मैं तो बताऊंगा ना कि मेरा खर्चा हुआ है। खर्चा बुक करने के लिए जर्नल एंट्री तो मारना पड़ेगा बुक्स में। तो जिस दिन पे आप जर्नल एंट्री मारोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उस दिन को क्या माना जाएगा? उस दिन को माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? डेट ऑफ एंट्री इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। समझा पॉइंट? उसके बाद लिखा हुआ है अगर आरसीएम के गुड्स खरीद रहे हम लोग उसके लिए एडवांस दे रहे हैं, हाँ तो जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि अर्लियर में फिर ये डेट ऑफ पेमेंट आ सकता। लेकिन अगर फॉरवर्ड चार्ज का केस था, उस केस में अगर एडवांस मिलता तो कोई जीएसटी एडवांस के बेसिस पे ना होता। क्लियर है क्या? तो अपना गुड्स का रिवर्स चार्ज कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में चलेंगे। अब हम लोग पहले कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि उसके बाद थोड़ा हम लोग को क्लियर होएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, देखो अभी आपके सामने ना जो डायरेक्ट ओपन किया हुआ है, इसमें हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। ओके,
Continuous supply of goods means supply of goods which is provided or agreed to be provided continuously or on recurrent basis. ओके, रिकरेंट बेसिस मतलब कि कंटिन्यूसली, ओके, लगातार, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर और नॉट बाय मीन्स ऑफ, ओके, वेदर और नॉट बोल दिया मतलब कि ऐसा होगा तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, ओके, वेदर और नॉट बाय मीन्स ऑफ वायर, केबल, पाइपलाइन और अदर कंडक्ट। इसका मतलब क्या, देखो फॉर एग्जांपल आपके घर पे महानगर गैस, ओके, उसका जो गैस का लाइन रहता है, ओके, एलपीजी का, तो वो गैस का लाइन, दैट इज पाइपलाइन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में देर इज नो रिमूवल, ओके, कोई रिमूवल नहीं हो रहा है, रिमूवल नहीं हो रहा है मतलब गुड्स कहीं से निकल नहीं रहा है, वो गुड्स चालू ही है, कंटिन्यूसली चालू। ओके, हम लोग के हाथ में है, हम लोग को नॉब जब बंद करना है, हम लोग उसको बंद करेंगे और फिर सप्लाई नहीं लेंगे। ओके, नॉब चालू किया, बटन चालू किया, सप्लाई आएगा, तो वो रिकरिंग बेसिस हो गया। ओके, फॉर विच सप्लायर इश्यूज इनवॉइस, फॉर विच द सप्लायर इनवॉइसेस द रिसिपिएंट ऑन अ रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस, मतलब कि हर महीने इनवॉइस आएगा, हर क्वार्टर इनवॉइस आएगा, मतलब 15-15 दिन में इनवॉइस आएगा, उसको बोलते हैं पीरियोडिक इनवॉइसिंग। ओके, एंड इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ सच गुड्स एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। ओके, तो जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा वो भी रहेगा। तो ये अपना डेफिनेशन हो गया। अभी हम लोग वापस आते हैं, ओके, अपने टाइम ऑफ सप्लाई। अभी टाइम ऑफ सप्लाई एकदम सिंपल है, सेम, इसको ए और बी कर देना। ओके, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। इसमें क्या अलग रहेगा फिर, इसमें अलग होगा लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। देखो डेट ऑफ इनवॉइस तो अपने को मालूम है, जब भी हम इनवॉइस बना रहे हैं, एंड डेट ऑफ इनवॉइस इस बार अलग रहेगा, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। डेट ऑफ इनवॉइस वेर द सक्सेसिव स्टेटमेंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व। ओके, सक्सेसिव स्टेटमेंट्स और सक्सेसिव payments are involved. The invoice shall be issued before or at the time each statement is issued or such payment is received. क्योंकि अभी हम लोग सक्सेसिव स्टेटमेंट एंड सक्सेसिव पेमेंट का मीनिंग समझेंगे। ओके, देखो सक्सेसिव स्टेटमेंट मतलब, ओके, रिकरिंग स्टेटमेंट। सक्सेसिव पेमेंट मतलब रिकरिंग पेमेंट्स। ओके, इन दोनों का मीनिंग हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। समझो फॉर एग्जाम्पल, महानगर गैस वाला पूरे महीने में आपके घर पे 2 बार आता है मीटर रीडिंग लेने के लिए, क्योंकि वो लोग रीडिंग लेते हैं, रीडिंग चेक करते हैं कितना यूनिट्स कंज्यूम हुआ। समझो कि 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक वो आया। ओके, उसने, सॉरी, 15-15 दिन का हमने बोला ना। ओके, तो 15 दिन का वो रीडिंग ले रहा है। ओके, तो वो क्या कर रहा है, 16 दिसंबर को स्टेटमेंट इशू कर रहा है। क्या इशू कर रहा है, स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट इशू कर रहा है मतलब कि पहले तारीख से लेके 15 तारीख तक आपने जितना भी कंज्यूम किया। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूनिट्स, रेट पर यूनिट एंड टोटल अमाउंट। ओके, इस तरीके से एक स्टेटमेंट उसने हम लोग को जारी किया, एंड ये स्टेटमेंट जो है उसने हम लोग को कब दिया, कमॉन, स्टेटमेंट हम लोग को कब दिया, 16 तारीख को उसने क्या किया, हम लोग को एक स्टेटमेंट दिया, 16 तारीख को, 15 दिन का स्टेटमेंट।
ओके, इनवॉइस पूरे महीने का एक बार ही करने वाला है, लेकिन स्टेटमेंट कब दे रहा है वो 16 तारीख को। भाई अगले 15 दिन का स्टेटमेंट वो लोग क्या करते हैं, मंथ के लास्ट डे पे दे देते हैं। समझो 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक जितना भी कंजम्पशन हुआ, उसका स्टेटमेंट वो क्या करता है, 31 को दे देता है। वो 31 को ही क्या कर रहे हो, स्टेटमेंट दे रहा है। यूनिट्स, रुपीज एंड अमाउंट के इस तरीके से उसने दिया। अभी यहाँ पर पूरे महीने का जो स्टेटमेंट दो आपको मिला है, कि दोनों स्टेटमेंट में अमाउंट तो लिखा रहेगा। समझो पहले 15 दिन में 2000, एंड बाद में अगले 15 दिन में 3000 का आपने कंज्यूम किया। अभी ये जो महानगर गैस है, इन लोग का समझो सिस्टम ऐसा है कि ये लोग क्या करते हैं, इनवॉइस बनाते हैं 3 तारीख को एवरी मंथ। अभी समझो ये इनवॉइस बनाएंगे, ओके, 3 ऑफ नेक्स्ट मंथ 3 जनवरी को एक इनवॉइस बनाया, कंजम्पशन फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर 5000। ठीक है, कंजम्पशन फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर 5000, इस तरीके से एक बिल बनाया। ठीक है ना। अब सुनो, अभी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है 16 तारीख को, एंड स्टेटमेंट दिया है 31 को। सो दिस इज द केस ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट्स। दिस इज द केस ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट्स। सक्सेसिव स्टेटमेंट का मतलब हो गया, स्टेटमेंट इज रिकरिंग, स्टेटमेंट इज रिकरिंग, ओके, लगातार स्टेटमेंट आ रहा है। ठीक है ना। पेमेंट कितना होने वाला है, हम लोग पेमेंट तो एक ही बार में करेंगे। पेमेंट 5000 हम लोग एक साथ ही करेंगे। ठीक है, पेमेंट एक साथ करेंगे, कितना रुपए का, 5000 रुपीज का। अब सुनो, अभी यहाँ पर लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस निकालना हम लोग को। व्हाट इज द लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस? इट विल बी फॉर ₹2000, ओके, 16 दिसंबर, एंड फॉर ₹3000 इट वुड बी 31 दिसंबर, क्योंकि स्टेटमेंट्स का लास्ट डेट इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। ओके, स्टेटमेंट का लास्ट डेट इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। समझ में आ पॉइंट? अभी हम लोग को अगर टीओएस निकालने का है, तो कैसे निकालेंगे? डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। क्या डेट ऑफ इनवॉइस है? 2000 रुपए के लिए क्या डेट ऑफ इनवॉइस है? इट इज 3 जनवरी, और लास्ट डेट क्या है, 16, तो 16 दिसंबर, ओके, विच एवर इज अर्लियर। सो 16 दिसंबर बीइंग द अर्लियर इज द टीओएस फॉर 2000 रुपीज। अगर हम लोग बात करेंगे 3000 की, तो किस तरीके से? सेम डेट ऑफ इनवॉइस 3 जनवरी, और लास्ट डेट 31 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर। सो 31 दिसंबर इज द टीओएस फॉर दिस 3000। ओके, तो ये हम लोग का बात हुआ सक्सेसिव स्टेटमेंट्स का। अब हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव पेमेंट्स की। ओके, सक्सेसिव स्टेटमेंट क्लियर हो गया सबको? ओके, स्टेटमेंट इज क्लियर। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सक्सेसिव पेमेंट्स। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ओपन कर रहा हूँ। देखो ये एग्जांपल है, वही एग्जांपल मैं अभी समझा देता हूँ पहले। ये एग्जांपल में लिखा है, ये सक्सेसिव पेमेंट्स का एग्जांपल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। अभी एक कॉन्ट्रैक्ट है जुलाई से लेके सितंबर तक। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या है? जुलाई से लेकर के सितंबर तक का पीरियड है। ठीक है, जुलाई टू सितंबर। अभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से है कि 3 अक्टूबर को हम लोगों को सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा।
ओके, और वो इनवॉइस के साथ साथ स्टेटमेंट भी देगा। ओके, इनवॉइस भी इशू करेगा और साथ में क्या करेगा, स्टेटमेंट भी देगा, स्टेटमेंट भी देगा। इनवॉइस एंड स्टेटमेंट दोनों साथ में आएगा 3 अक्टूबर को, मतलब जुलाई टू सितंबर खत्म होने के बाद। अभी पेमेंट्स का मेथड कुछ इस तरीके से है, रिसिपिएंट अपने सप्लायर को 5 अगस्त को पे करेगा जुलाई के लिए एडहॉक बेसिस पे 2 लाख रुपए। एडहॉक बेसिस मतलब एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं किया हम लोगों ने, ऐसे ही लमसम में 2 लाख रुपए रखो, हिसाब बाद में देखें। तो 5 अगस्त को 2 लाख, 5 सितंबर को अगस्त का 2 लाख, एंड 6 अक्टूबर को सितंबर का 2 लाख। इस तरीके से 3 पेमेंट रिकरिंग होने वाला है। 3 पेमेंट कैसे होएगा, रिकरिंग 3 पेमेंट होने वाला। एंड 3 अक्टूबर को दिया हुआ जो इनवॉइस है, उस इनवॉइस में और इस पेमेंट्स में अगर कुछ डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज गोइंग टू बी सेटल्ड एट 17 अक्टूबर। तो यहाँ पर डिफरेंस का पेमेंट क्या है, 56,000 का। मतलब आप लोग को ये बताना है कि टोटल इनवॉइस कितने का बना रहेगा। ऑब्वियसली इट वुड बी 6,56,000 का। कैसे, 2 लाख 2 लाख 2 लाख ये पे करने के बाद भी 56,000 का पेमेंट करने को आ रहा है। इट मीन्स हम लोगों ने क्या किया रहेगा, 6,50,000 का इनवॉइस दिया रहेगा। इज दैट क्लियर? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब 3 अक्टूबर को मेरे को मालूम है कि 6,50,000 का बिल आ रहा है, तो मैं इधर सिर्फ 2 लाख ही क्यों पे करूंगा? तो आंसर इज, एज पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है 2 लाख ही भरना है, तो मैं क्यों ज्यादा भरूं? अगर कम होता 6 लाख से तो मैं कम भरता, दैट इज अग्रीड। लेकिन अगर हम लोग का इनवॉइस ज्यादा आ रहा है तो भी मैं कम ही भरूंगा। क्यों? ताकि मुझे क्या मिले, एक बफर पीरियड मिले, मेरा वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा और अच्छा यूज करने मिलेगा। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। जुलाई टू सितंबर है, ओके, जुलाई टू सितंबर। अभी ये पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका इनवॉइस कब आएगा, 3 अक्टूबर अलॉन्ग विद स्टेटमेंट। अभी पेमेंट कैसे होएगा, जुलाई का पेमेंट 5 अगस्त, अगस्त का 5 सितंबर, सितंबर का 6 अक्टूबर। अमाउंट इज फिक्स्ड, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। एंड जो भी इनवॉइस के साथ डिफरेंस रहेगा, इट इज गोइंग टू बी सेटल्ड ऑन 17 अक्टूबर। अभी हम लोग को क्या करना है, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना। दिस इज द केस ऑफ सक्सेसिव पेमेंट। ये कौन सा केस है, सक्सेसिव पेमेंट का केस है। मतलब पेमेंट्स आर मोर रिकरिंग देन स्टेटमेंट। ओके, देर इज अ सिंगल स्टेटमेंट बट देर आर 3 डिफरेंट पेमेंट्स। ओके, तो इसमें गवर्नमेंट क्या बोला, देखो अमाउंट लिखो यहाँ पर, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ओके, अमाउंट आ गया। अभी डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस तो सभी का सेम है, थर्ड 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 थर्ड, 3 अक्टूबर। लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस इज द डेट ऑन विच सक्सेसिव पेमेंट इज रिसीव्ड। ओके, सक्सेसिव पेमेंट कब मिला है, 5 को मिला, तो 5 सितंबर को मिला, तो 5 सितंबर। 6 अक्टूबर को मिला, तो 6 अक्टूबर। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर थर्ड और 5 विच एवर इज अर्लियर, इस थर्ड और 5 विच एवर इज अर्लियर, थर्ड और 6 विच एवर इज अर्लियर। तो दीज आर द टाइम ऑफ सप्लाईज। मतलब अगर सप्लायर को जीएसटी भरना है तो ये 2 लाख के ऊपर उसको 20 सितंबर को भरना पड़ेगा, अगले 2 लाख के ऊपर 20 अक्टूबर को भरना है, एंड अगले 20 लाख के ऊपर 2 लाख के ऊपर 20 नवंबर को। आ रहा है समझ? इस तरीके से अगर वो सबका ही पेमेंट, सबका ही टाइम ऑफ सप्लाई 20 नवंबर को भरता है, ओके, सभी का जीएसटी 20 नवंबर को भरता, तो गवर्नमेंट उससे इंटरेस्ट लेती है, ओके, डिफरेंशियल डेज का। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाले केस की बात कर लेते हैं, 20 सितंबर वुड बी द ड्यू डेट, पर पेमेंट कब करेगा वो, अगर समझो 20 नवंबर को करता है, तो गवर्नमेंट बोलता है उससे हम लोग इंटरेस्ट लेंगे 2 महीने का, ओके, उसके बाद 1 महीने का, इस तरीके से। अभी हम लोग को मेन डिस्कशन करना है ये 56,000 का, इसका डिस्कशन करना है 56,000 का। 56,000 का इनवॉइस डेट तो एकदम सिंपल है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डेट का। अब गवर्नमेंट बोलती है
सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये 56,000 रिकरिंग था या नहीं था? This 56,000 was not recurring. Okay, it was not recurring. It arose due to difference between invoice and payment made. सर मालूम कब पड़ा कि 56,000 पे करना है? ओके, हम लोग को मालूम कब पड़ा? कमन, ओके, यहाँ पर इतने सारे इवेंट ही चेक करके बताओ मालूम कब? कहने से हम लोग को 3 अक्टूबर को मालूम पड़ गया, क्योंकि स्टेटमेंट आते ही हम लोग को दिख गया कि अच्छा हमने इतना कंज्यूम किया। तो हम लोग का जो स्टेटमेंट इशू करने का डेट रहेगा, that date will become the last date to issue invoice for this 56,000। बाकी 2 लाख 2 लाख 2 लाख के लिए पेमेंट्स का ड्यू डेट ये दोनों सक्सेस, ये सब कुछ सक्सेसिव पेमेंट्स। इज इट क्लियर? ये सक्सेसिव पेमेंट्स एंड ये क्या रहेगा? स्टेटमेंट का डेट। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको टाइम ऑफ सप्लाई समझना है। ओके, थर्ड और थर्ड विच एवर इज अर्लियर, कोई भी थर्ड ले लो। इज दैट वेरी क्लियर? तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा सक्सेसिव पेमेंट्स का मेथड कैसे होता है। आपको क्या करना है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट्स निकालनी है कि वो ड्यू डेट के दिन पर पैसा मिलता है, तो उस ड्यू डेट्स को हम लोग ले लेंगे। क्लियर है पॉइंट? आ गया समझ में? तो अपना कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो गया। ये अब तक जितना हुआ एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। हम लोगों ने 3 चीजें सीखी, फॉरवर्ड चार्ज गुड्स का, रिवर्स चार्ज गुड्स का, और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर 3 पार्ट सीखा हम लोगों ने। सबसे पहला था नॉर्मल केस, दूसरा था सेल ऑन अप्रूवल, तीसरा था स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ओके, नॉर्मल वाले केस में एकदम सिंपल, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्ली। सेल ऑन अप्रूवल में सेम, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में लास्ट डेट में फर्क था। ओके, इसमें क्या था, रिमूवल और मूवमेंट नहीं रहेगा तो डिलीवरी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मूवमेंट रहेगा तो रिमूवल, मूवमेंट नहीं रहा तो डिलीवरी। इसमें लास्ट डेट क्या था, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और 6 months फ्रॉम रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। एंड स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में था डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। आया पॉइंट समझ में? ये तो एफसीएम गुड्स हो गया। अभी आरसीएम गुड्स। आरसीएम गुड्स में 3 पॉइंट देखा, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर वॉज टीओएस। पहला था डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, उसके बाद था डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट मतलब बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। तीसरा था 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट। इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर वॉज द टाइम ऑफ। उसके बाद कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स किया। प्रोविजन वॉज वेरी सिंपल, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अब लास्ट डेट इधर थोड़ा सा अलग था, इधर था सक्सेसिव स्टेटमेंट और सक्सेसिव पेमेंट। मतलब जो चीज ज्यादा रिकरिंग होगी दैट विल बिकम द सक्सेसिव। ओके, अगर एक महीने में 2 स्टेटमेंट है, पेमेंट एक ही है, इट इज सक्सेसिव स्टेटमेंट। अगर पेमेंट मल्टीपल है, इनवॉइस एक ही है, इट इज सक्सेसिव पेमेंट। ये दिन तक इनवॉइस बनना चाहिए, इट इज नॉट विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो ये हम लोग का गुड्स का पूरा डिस्कशन हुआ। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट हम लोगों ने इधर एक्स्ट्रा पढ़ा था। अगर ये तीनों पॉइंट के हिसाब से हम लोग को आरसीएम नहीं आ रहा है, then TOS will be date on which inward supply is shown in बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, इनवर्ड सप्लाई जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे वो आपका टीओएस रहेगा। क्लियर है? तो अपना गुड्स कंप्लीट हुआ। तो सर्विसेज का भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं।
ये दोनों बाद में करेंगे, ठीक है। रेसिडुअल बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे, ओके। अभी हम लोग देखने वाले टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। ओके, सर्विसेज में क्या टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग को लेना है। अभी सर्विसेज का फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज एंड कंटिन्यूस, अगेन 3 पार्ट है। ओके, अगेन 3 पार्ट है। सबसे पहला है फॉरवर्ड चार्ज, ओके। दूसरा है रिवर्स चार्ज एंड तीसरा है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, सॉरी, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वे रिवर्स चार्ज में सर्विसेज में देयर आर 2 पार्ट्स, ओके। तो एफसीएम रहेगा, सर्विसेज का आरसीएम में 2 पार्ट रहेगा एंड एक रहेगा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो लेट अस स्टार्ट विथ फॉरवर्ड चार्ज फर्स्ट। वे फॉरवर्ड चार्ज सर्विसेज में टाइम ऑफ सप्लाईज, अगर टाइम लिमिट के अंदर इनवॉइस इशू किया, ओके, अगर टाइम लिमिट के अंदर इनवॉइस इशू किया, देन इट इज आई आर विच एवर इज अर्लियर। एंड अगर टाइम लिमिट के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया, देन इट इज एस आर विच एवर इज अर्लियर। ओके, तुम लोग को याद क्या रखना है, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड। अब ये प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है वो हम लोग को थोड़ी देर के बाद पढ़ना है। ओके, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड, देन इट इज इनवॉइस दैट इज आई और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर विद इन टाइम लिमिट रहेगा तो आई आर विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। एंड इफ इनवॉइस इज not issued within the prescribed period, then it is S or R. S stand for service completion and R again same date of receipt, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम गवर्नमेंट ने कहा हुआ टाइम लिमिट के अंदर बिल बनाते हैं, देन इट इज इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। गवर्नमेंट ने कहे हुए टाइम लिमिट के अंदर बिल नहीं बनाते, देन इट इज एस और आर विच एवर इज अर्लियर। एस स्टैंड्स फॉर completion of service and R stands for receipt of payment, okay। अभी सुनो, हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं इसके, और हम लोग टाइम लिमिट भी सीखते हैं, ठीक है। सो टाइम लिमिट समझ लेते पहले। गवर्नमेंट ने जो टाइम लिमिट हम लोग को बोला हुआ है, ओके, दैट टाइम लिमिट इज, ओके, इन जनरल केसेस इट इज 30 days, ओके। एंड इफ वी आर बैंक, जब सप्लायर अगर बैंक है, एनबीएफसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी, तो इस केस में इट इज 45 days, ओके। जनरली कितना है, 30 days है। एंड बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी रहेगा तो 45 days। इसका मीनिंग क्या, देखो। फॉर एग्जाम्पल, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 1 महीने का पूरा सर्विस दिया किसी क्लाइंट को, समझो दिसंबर मंथ का दिया, तो 31 दिसंबर को वो सर्विस कंप्लीट हुआ, तो उस सीए ने क्लाइंट को विद इन 30 days बिल बना के देना पड़ेगा, ओके। मतलब 30 जनवरी तक that CA is supposed to issue invoice on that particular client। अगर 30 दिन में बिल बना देता है CA, then it is IR whichever is earlier। एंड अगर CA 30 दिन में बिल नहीं बना पाता, then it is S और R whichever is earlier। S मतलब सर्विस कंप्लीशन का डेट। सर यहाँ पर R का डिस्कशन हम लोग करें, R का, R मतलब रिसिट। अभी मान के चलो, अगर हम लोग को पैसा पहले मिला, इनवॉइस बाद में बनाया, ओके, या तो पैसा पहले मिला, सर्विस बाद में दी, तो आर वुड बी द अर्लियर डेट। तो इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि एडवांस अगर हमको मिलता है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस,
then it would be taxable on receipt basis. ओके, तो अभी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा पूरा कंसेप्ट। समझो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का सर्विसेज सीए ने प्रोवाइड किया, ओके, टू हिज क्लाइंट। अभी यहाँ पर मैं ना आप लोग को इनवॉइस का डेट्स दे रहा हूँ अलग अलग, फिर रिसीट का डेट दे रहा हूँ, ठीक है। इनवॉइस रेज्ड ऑन 7 मई, इनवॉइस रेज्ड ऑन 8 जून, इनवॉइस रेज्ड ऑन 7 मई, इनवॉइस रेज्ड ऑन 8 जून, अगेन 8 जून। रिसीट ऑफ पेमेंट, समझो 10 मई को पैसा आया, इधर भी 10 मई को आया, इधर समझो 31 मार्च को पैसा आया, ठीक है, इधर भी 31 मार्च, एंड टोटल 1 लाख रुपीज का बिल था। अभी यहाँ पर 70,000 रुपीज हम लोग को आया है ऑन 31 मार्च, एंड 30,000 रुपीज हम लोग को आया है ऑन 18 जून। फिर ये एग्जांपल है, अभी हम लोग को हर एक केस में, ओके, इंडिपेंडेंट केसेस है, ये सब इंडिपेंडेंट केसेस है, ओके। इन इंडिपेंडेंट केसेस में हम लोग को टाइम ऑफ सप्लाई निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ओके, विच इज 30 अप्रैल। ओके, तो 30 अप्रैल से क्या 30 दिन के अंदर बिल बनाया कि नहीं बनाया, कि बनाया हुआ है, ओके, इस केस में भी बनाया हुआ है। तो दो केस में हम लोगों ने 30 दिन के अंदर बिल बनाया। तो इन दोनों केसेस में हम लोग को कौन सा प्रोविजन लेना पड़ेगा, आई आर विच एवर इज अर्लियर लेना पड़ेगा, यस और नो। ओके, इसमें भी हम लोग को आई आर विच एवर इज अर्लियर लेना पड़ेगा। एंड जिधर जिधर 30 दिन के अंदर नहीं बनाया, ओके, उधर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एस आर विच एवर इज अर्लियर, उधर क्या करना पड़ेगा, एस आर विच एवर इज अर्लियर, एकदम सिंपल। सो लेट अस फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, आई आर विच एवर इज अर्लियर मतलब 7th में और 10th में, विच एवर इज अर्लियर इट इज 7th में। ओके, अभी यहाँ पर एस और आर बोला है, एस, व्हाट इज एस डेट, दिस इज एस, इट इज 30th अप्रैल। So here we have to uh, compare 30th April and receipt, that is 18th June। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 30 अप्रैल और 18 जून, विच एवर इज अर्लियर। सो आंसर वुड बी ऑटोमेटिकली 30th अप्रैल। अब देखो, अभी यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो, अगर मैंने इनवॉइस 7 मई को बनाया तो टीओएस आईआर में 7 आ रहा है, और अगर मैं इनवॉइस को और लेट बनाता हूँ, ओके, इनवॉइस को मैं और लेट बनाता हूँ, और लेट, 7 मई की जगह पे 8 जून बनाया, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई और पहले आ रहा है। देखो ध्यान से, मतलब मैं जितना इनवॉइस को लेट बनाऊंगा ना, उतना मेरा टीओएस और पीछे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि प्रोविजन क्या लगा है हम लोगों ने, एस आर विच एवर इज अर्लियर। अभी यहाँ पर आई आर लगाना है, ओके, आई एंड आर, तो यहाँ पर आर का डेट अर्लियर दिख रहा है अपने को, ओके, आर का डेट अर्लियर है, दैट इज 31 मार्च। क्लियर है पॉइंट। तो सर हम लोगों ने सर्विस तो अप्रैल में दिया और पैसा मार्च में आ गया, तो यहाँ पर इसको हम लोग एडवांस वाला केस कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, एडवांस वाला केस। उसके बाद 8 जून और 31 मार्च, ओके, 8 जून टाइम लिमिट में बिल तो बनाया नहीं, तो एस आर का प्रोविजन लगाएंगे। तो प्रोविजन लगेगा एस मतलब 30th अप्रैल और आर 31 मार्च, विच एवर इज अर्लियर। सो आंसर वुड बी 31 मार्च। ओके, इसके अंदर भी हम लोग ये देख पा रहे हैं कि एडवांस के हिसाब से टैक्स। अच्छा, ये वाला केस जो लास्ट केस है ना, वो इंपॉर्टेंट। देखो, अभी यहाँ पर हम लोग 1 लाख का बात कर रहे हैं, रियली सॉरी, हम लोग 1 लाख रुपीज का बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है।
तो जब 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा तो कहना है इसे आर का डेट, मेरे पास 2 डेट है। अगर आर का डेट मेरा 2 है तो देयर वुड बी 2 डिफरेंट टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 2 डिफरेंट अमाउंट। ओके देखो, मेरे को अगर 1 लाख रुपए एक ही दिन पे मिलता तो एक ही टाइम ऑफ सप्लाई बनता, लेकिन यहाँ पर मेरे को 1 लाख रुपया अलग अलग पार्ट्स में मिल रहा है। इस वजह से जितने पार्ट में मेरे को पैसा मिल रहा है उतने का मेरे को टीओएस अलग अलग से डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सबसे पहला, ओके, ₹470,000 एक अलग टीओएस रहेगा। ओके, एंड ₹430,000 एक अलग टीओएस रहेगा। ₹470,000 it would be SR whichever is earlier, एंड इसके लिए भी SR whichever is earlier, बट डेट वाइज अगर जाएंगे हम लोग तो एस का डेट क्या है? एस का डेट कमान 30th April इज अवर एस। व्हाट इज आर का डेट? आर का डेट फॉर 70,000 इट इज 31st March। क्लियर? अभी हम लोग फॉर 30,000 का बात करें। ओके, 30,000 का पैसा कब मिला हम लोग को? पैसा मिला है कभी 18 जून को। सर्विस कभी दिया? 30th April को। तो यहाँ पर हम लोग का टीओएस आ चुका है। फर्स्ट वन का इट इज एडवांस बेसिस 31st March, एंड सेकंड वन का इट इज सर्विस बेसिस 30th April। क्लियर है क्या? एस आर क्यों लगाया प्रोविजन? क्योंकि 30th April के 30 दिन में हम लोगों ने इनवॉइस इशू नहीं किया है, इसीलिए हम लोगों ने एस आर का प्रोविजन लगाया। क्लियर है? अभी जो आर का मीनिंग है, दिस आर मीन्स एवरीवेयर। ओके, ये जो आर है, आर का मीनिंग होता है बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। सर इधर किसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे हम लोग? इधर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे सप्लायर का। क्यों सर सप्लायर का? बिकॉज सप्लायर इज द पर्सन लायबल टू टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ओके, अगर हम लोग ये आरसीएम का डिस्कशन कर रहे होते तो हम लोग रिसिपिएंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे। ओके, तो इस बार हम लोग को किसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना है? सप्लायर का। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर नाउ। ओके, तो अपना सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज कंप्लीट हुआ। ओके, टाइम लिमिट में बिल बनाया तो आई आर विच एवर इज अर्लियर, और अगर नहीं बना पाए तो एस आर विच एवर इज अर्लियर। इज दैट क्लियर? अभी इसके अंदर एक प्रोवाइजो हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली ये प्रोवाइजो नहीं, ये तो एक नॉर्मली पॉइंट है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? इन केस वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर अबाउ। मतलब ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसके हिसाब से अगर हम लोग को टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो उस केस में हम लोग टीओएस क्या लेंगे? देखो, हम लोग टीओएस लेंगे डेट ऑन विच रिसिपिएंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि रिसिपिएंट हमेशा अपना खर्चा सही टाइम पे बताएगा, तो सप्लायर के लिए टीओएस विल बी द डेट ऑन विच हिज रिसिपिएंट शोज रिसीट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, वो जब रिसीट ऑफ सर्विस बताएगा तब गवर्नमेंट क्या बोलेगी? सप्लायर आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। सेट क्लियर? तो अपना सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज हो गया। अभी ये वाला पॉइंट हम लोग सीखते हैं। ठीक है, आप सुनो। अमाउंट रिसीव्ड अप टू ₹1,000 इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस अमाउंट। ये प्रोविजन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखो आपके सामने एग्जाम्पल। अभी ये पहले प्रोविजन समझ लेते हैं। अभी गवर्नमेंट बोलता है किसी भी सप्लायर को अगर किसी भी सप्लायर को अगर उसके इनवॉइस अमाउंट से ज़्यादा पैसा मिला, ओके, किसी भी सप्लायर को उसके इनवॉइस के अमाउंट से ज़्यादा पैसा मिला और वो ज़्यादा जो अमाउंट मिला है, एक्सेस अमाउंट, दैट एक्सेस अमाउंट इज अप टू ₹1,000। okay, if that excess amount is up to ₹1,000, then in such case it is at the discretion of supplier to defer the time of supply of that excess amount to the next invoice।
ओके, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो क्लियर होएगा। सुनो, अभी समझो एयरटेल है, बराबर। एयरटेल ने क्या किया, एक इनवॉइस बनाया मेरे ऊपर, ओके, जिसमें लिखा है 472.5। अभी मैंने उसको पेमेंट किया 473। तो एयरटेल क्या बोलेगा, मुझे 0.5 रुपीज एक्स्ट्रा मिला है, एक्स्ट्रा। अभी एक्स्ट्रा मिला है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने दान में दिया। हम लोग क्या बोलेंगे उसको, एयरटेल अगली बार मुझसे 0.5 मत लेना। मतलब एयरटेल को मैंने 0.5 एडवांस दे दिया। ओके, 0.5 मैंने क्या कर दिया, एडवांस दे दिया, बोला कि रख लो। तो अभी एयरटेल को वो पैसा एक्स्ट्रा मिल गया। ओके, 0.5 का सर्विस दिया है क्या अब तक एयरटेल ने, अब तक तो नहीं दिया, अगले महीने देगा। तो जो 0.5 एडवांस मिला है, तो वैसे तो आर इज द अर्लियर डेट। देखो 0.5 अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो आर इज अर्लियर। अगर आर अर्लियर है तो जीएसटी भरना पड़ेगा ये 0.5 पे। और गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर आपको जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट अगर 1,000 रुपए से कम है या 1,000 रुपए तक है, तो उस केस में ये एक्स्ट्रा अमाउंट का टाइम ऑफ सप्लाई आप लोग कब ले सकते हो, जब आप उस 0.5 को अगले बिल में एडजस्ट करोगे। पॉइंट समझा है क्या? अब देखो एग्जांपल, समझो दिसंबर मंथ का बिल है, फिर 10 जन को बिल आया 472.5 का। मैंने 14 जनवरी को 473 का पेमेंट किया, पेमेंट कर दिया। एक्स्ट्रा कितना है, 0.5। अभी पेमेंट मैंने 473 किया, मगर पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, 0.5 का आप लोग क्या कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ में लेके जा सकते हो। अज्यूमिंग एयरटेल नेक्स्ट मंथ में लेके जा रहा है, तो 10 जनवरी, देखो पहली बात तो सर्विस कंप्लीट हुआ, उसके 30 दिन के अंदर अंदर बिल बनाया, तो प्रोविजन लगेगा आई आर विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस का डेट इज 10 जनवरी एंड आर का डेट इट इज 14 जनवरी, विच एवर इज क्लियर। सो 10 जनवरी जो है ये टीओएस बन जाएगा 472.5 का। अभी अगले मंथ अपने को बिल आ रहा है 472.5 का अगेन, और हम लोग पेमेंट कितना करेंगे, सिर्फ 472 का पेमेंट करेंगे, क्योंकि 0.5 पिछली बार का एक्सेस पड़ा है। तो इस बार 10 फरवरी विल बी द टीओएस फॉर दिस 472 एज वेल एज दैट 0.5 ऑल्सो। तो ये पहले का 0.5 का टीओएस नेक्स्ट बिल में आएगा, एंड इस बार का 472 का टीओएस ये तो अभी आएगा। तो आई आर विच एवर इज अर्लियर, आई इज 10 फेब, आर इज 16 फेब, विच एवर इज अर्लियर। इज दैट क्लियर, आया समझ में? तो अपना ये वाला एक्सेस वाला पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। अभी यहाँ पर एक सेसेशन ऑफ सर्विस है। ओके, सेसेशन ऑफ सर्विस मतलब कि ये सर्विस हम लोग अभी नहीं देने वाले। ओके, सर्विस चालू था, खत्म होने के पहले बंद कर दिया। हो सकता है उन लोग को पसंद नहीं आया हो तो बंद कर दिया। ओके, तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कब तक इनवॉइस बनना चाहिए। नॉर्मली 30 डेज था, बैंक एनबीएफसी रहेगा तो 45 डेज है। कंटिन्यूस का हम लोग पढ़ेंगे, अभी एक सेसेशन का पढ़ रहे हैं। सेसेशन के टाइम पे हम लोग को इनवॉइस कब तक बनाना है, एट द टाइम व्हेन सच सप्लाई सीजेस एंड सच इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सेसेशन। मतलब कि जब भी आपने सप्लाई करना बंद किया उस दिन पे आपको बिल बनाना चाहिए, टू द एक्सटेंट ऑफ जितना सप्लाई आपने किया टिल सेसेशन। सेसेशन मतलब टू स्टॉप टू प्रोवाइड सप्लाई, क्लियर है। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एक बिल से, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज वॉज एंटर्ड फॉर ₹5 लाख for the period of 2 months on 20 July. However, on 16 August, the recipient informed that he is not willing to receive any more services under contract. Both of them mutually agree that services provided till date can be valued at 3,50,000. मतलब 16 अगस्त तक का सप्लाई कितना, 3,50,000. The invoice for the said was issued on 20th August and the payment was made on 25 August. Okay, तो यहाँ पर the cessation of supply occurs on 16th August.
ओके, तो इनवॉइस कब तक बनना चाहिए था? 16 अगस्त तक। तो 16 और हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखो 16 अगस्त है, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ कंप्लीशन, दैट इज 16 अगस्त, एंड द डेट ऑफ पेमेंट 25 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर। तो सेसेशन का डेट और आर विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस स्टार्ट करेंगे अभी। उसके बाद रिवर्स चार्ज करते हैं। रिवर्स चार्ज इजी है, कुछ नहीं। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस थोड़ा डिफिकल्ट। ओके, तो ये हम लोग पहले खत्म करते हैं। देखो, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब होता है ऐसा सर्विसेज जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड इज मोर देन 3 मंथ्स। ओके, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज मोर देन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने से ज्यादा हम लोग सर्विस देने वाले हैं। एंड उसके अंदर क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंटली? पीरियोडिक पेमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीरियोडिक पेमेंट। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मोर देन 3 मंथ्स, एंड उसके अंदर क्या होना चाहिए? पीरियोडिक पेमेंट होना चाहिए। पीरियोडिक पेमेंट, ठीक है? तो पीरियोडिक पेमेंट अगर नहीं रहा तो इट इज नॉट अ कंटिन्यूस सप्लाई। ओके, पीरियोडिक पेमेंट नहीं रहेगा तो इट इज नॉट अ कंटिन्यूस सप्लाई। तो या तो अगर आपने एक साथ ही पूरा पेमेंट कर दिया तो इट इज अ नॉर्मल सप्लाई, या तो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 3 महीने से कम रहेगा, देन ऑल्सो इट इज नॉर्मल। तो कंटिन्यूस कब बनेगा? जब वुड बी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट वुड बी मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है? एंड इट शुड बी विद अ पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन। ओके, पीरियोडिक पेमेंट का ऑब्लिगेशन होना चाहिए। अभी इसका टीओएस क्या है वो समझते हैं। टीओएस इज same as normal supply. If invoice is issued within time limit, IR whichever is earlier. If invoice is not issued in time limit, SR whichever is earlier. Okay, SR whichever is early. भाई यहाँ पर हम लोग को सीखना क्या है? हम लोग को सीखना है टाइम लिमिट। ओके, व्हाट इज द टाइम लिमिट? तो यहाँ पर अभी हम लोग एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। समझो आप लोगों ने फाइनल का किसी क्लास में एडमिशन लिया, लेक्चर चलने वाला है 1 साल तक। ओके, थोड़ा थोड़ा करके होता है, तो लेक्चर चलने वाला है 1 साल तक। आप लोग से कहा गया कि आप लोग क्या करते ना, एक पोस्ट डेटेड चेक दे दो। ओके, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करो। आप लोग को बोल दिया 4 पोस्ट डेटेड चेक चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला केस डिराइव होता है, दैट इज पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि कब कब सप्लायर को पैसा मिलेगा। ओके, समझो 60,000 रुपीज फीस है, तो आप लोगों ने 4 चेक दे दिया। ओके, 4 चेक दिया। 31 अगस्त का एक चेक दिया, 31 अक्टूबर का चेक दिया, दिसंबर का दिया, जैन का दिया। ऐसा 4 चेक आप लोगों ने दे दिया, 15-15 हजार का। ओके, तो यहाँ पर पेमेंट का टर्म्स आर असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है पेमेंट का टर्म्स, यस और नो? तो यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ सच पेमेंट विल बिकम टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, क्या टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा? ड्यू डेट ऑफ सच पेमेंट। ओके, जब भी पेमेंट ड्यू है तब इनवॉइस बनाना चाहिए सप्लायर। मतलब क्लासेस वालों ने बिल कब बनाना चाहिए? 15 हजार का बिलिंग होना चाहिए 31 अगस्त को, 15 हजार का बिलिंग होना चाहिए 31 अक्टूबर को, 15 हजार का बिलिंग होना चाहिए 31 दिसंबर को, अगले 15 का 31 जैन को। अगर टाइम लिमिट के अंदर बिल बनाया तो IR विच एवर इज अर्लियर, एंड टाइम लिमिट में बिल नहीं बनाया तो इट इज S और R विच एवर इज अर्लियर। और यहाँ पर S को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं एज अ लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, हम लोग S को इधर क्या इंटरप्रेट करके चलेंगे? लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। ओके, S का इंटरप्रेटेशन क्या रहेगा? लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस।
ये एग्जाम्पल लेते हैं। समझो 31 अगस्त वॉज द ड्यू डेट टू पे, लेकिन हम लोगों ने पेमेंट किया 3 तारीख। तो क्लास वालों ने इनवॉइस दिया अगले दिन पे 4/9 को। क्या टाइम लिमिट के अंदर बिल बनाया क्या क्लास वालों ने? 31 अगस्त वॉज द ड्यू डेट, यहाँ पर बिल कब बनाया? 4th को। सिंस इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम लिमिट, इट वुड बी एस और आर विच एवर इज अर्लियर. What is S? Last date to issue invoice, which would be 31st August. 31st August. Is that clear? Or payment, that is R, whichever is earlier. So 31st August will become TOS. पॉइंट समझा पहला वाला केस? पेमेंट इज असर्टेनेबल. सेकंड केस, समझो आप 11 से वही क्लास में हो, तो पेमेंट टर्म्स तो है ही नहीं इसके अंदर, मतलब कि क्लास वालों ने आपको ऑप्शन दिया, आपको जब भी पे करना है तब पे करो, कोई घाई नहीं है, आपको जब पे करना है तब करो. तो ऐसे केस में गवर्नमेंट से जब भी क्लास वालों को पैसा मिलेगा उस टाइम पे बिल बना दो, कि जब भी पैसा मिलेगा तब बिल बना दो, सिंपल. ओके. उसके बाद थर्ड, पेमेंट टर्म्स आर लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट. मतलब आपने बोला सर एक सब्जेक्ट खत्म होते ही मैं वो सब्जेक्ट का पेमेंट करूंगा, या तो 2 सब्जेक्ट होने के बाद 2 सब्जेक्ट का पेमेंट करें. तो 2 सब्जेक्ट खत्म होने पर क्लासेस वालों ने इशू करना चाहिए आप लोग को इनवॉइस फॉर दोज 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट. क्लियर है पॉइंट? तो अपना ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ. अभी हम लोग अमेंडमेंट पढ़ेंगे फॉर May 25 एग्जाम्स. ओके, इंटर एज वेल एज फाइनल, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है. ठीक है ना, दोनों के लिए एप्लीकेबल. नाउ दिस अमेंडमेंट इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल. ओके, अमेंडमेंट क्या है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल. सुनो, अभी HAM प्रोजेक्ट करके इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? ओके, HAM प्रोजेक्ट, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल प्रोजेक्ट. अभी जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ओके, उसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं. भाई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में 2 टाइप के मॉडल होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, एंड दूसरा रहता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल. ओके, BOT मतलब बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर. अब इसमें क्या होता है, समझो L&T को काम मिला है टू कंस्ट्रक्ट अ रोड. तो L&T क्या करता है, पूरा रोड बनाता है, इसको बोलते हैं बिल्ड. ओके, गवर्नमेंट ने उसको बोला बिल्ड द रोड, कंस्ट्रक्ट करो, बिल्ड किया. उसके बाद बोलते हैं ऑपरेट करो. ऑपरेट करो मतलब आप वो रोड से आने जाने वाली गाड़ियों से टोल कलेक्ट करो. ओके, उस तरीके से आप क्या करो, ऑपरेट करो और पैसा कलेक्ट करो. और 3 साल या 4 साल जो भी इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, उसके बाद ये जो लैंड है, मतलब ये जो रोड है, वो पूरा गवर्नमेंट का हो जाएगा. समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पर L&T क्या करेगा, पहले रोड बनाएगा, बाद में रोड बना के आने जाने वाली गाड़ियों से कुछ पैसा कलेक्ट करेगा, और बाद में वो रोड पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देगा किसको? गवर्नमेंट को. अभी ये सब में क्या हो रहा था, L&T का जो वर्किंग कैपिटल पूरा ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि L&T को पूरा खर्चा खुद से करना पड़ रहा है अभी के अभी. ओके, और कुछ श्योरिटी भी नहीं है कि इतना कलेक्शन होएगा 3 साल में, नहीं हुआ तो L&T का लॉस हो गया. तो यहाँ पर एक नया मॉडल डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड एज HAM मॉडल, दैट इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल. अभी ये मॉडल क्या होता है देखो, समझो 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है. ओके, 100 करोड़ का समझो कॉस्ट लगने वाला है. तो यहाँ पर L&T 60 करोड़ रुपया डालेगा एंड 40 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट लगाएगा, लेकिन गवर्नमेंट एक साथ नहीं देगा. गवर्नमेंट ये 40 करोड़ को एन्युटी के हिसाब से देगा. एन्युटी मतलब एनुअली, हर साल एक फिक्स अमाउंट देगा, तो 10 साल तक देना. तो 40 करोड़ अपॉन 10, तो 4 करोड़ पर ईयर देगा. लेकिन ये 4 करोड़ थोड़ी ना L&T एक्सेप्ट करेगा. वो क्या बोलेगा, 10 साल के दरमियान दे रहे हो तो 10 साल का इंटरेस्ट भी तो दो. तो समझो 35 लाख पर ईयर इंटरेस्ट ऐड कर दिया. ओके, 35 लाख रुपीज इंटरेस्ट ऐड कर दी. और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, मतलब कि पहले साल अगर 4 करोड़ पे किया तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इज 36, तो 36 पे इंटरेस्ट, उसके बाद 32 पे, मतलब इस तरीके से कुछ. तो एक अमाउंट निकाल के लाया इन लोगों ने, हम लोग दैट इज गवर्नमेंट,
will pay to L&T every year 4.35 crores on 31st March of every year. ओके, हर साल 31 मार्च को 4.3 करोड़ पे करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। ओके, अभी थोड़ा खर्चा गवर्नमेंट भी उठा रही और जितना जितना लेट कर रही है उतना इंटरेस्ट भी L&T ले रही है। तो अभी ये 4.35 करोड़ का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, वो हम लोग को एक सर्कुलर ने बताया, विच इज अ न्यूली इंसर्टेड सर्कुलर विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम May 25 एग्जाम ऑनवर्ड्स। ओके, अब इसका TOS क्या देखो। पहली बात तो ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि 10 साल तक पैसा आने वाला है। ओके, 3 महीने से ऊपर रहेगा तो कंटिन्यूस होता है, तो यहाँ पर 10 साल तक पैसा आने वाला। सो इट इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। इज दैट क्लियर? ओके, अभी यहाँ पर पेमेंट का जो टर्म्स है, आर दे असर्टेनेबल और नॉट असर्टेनेबल? आंसर इज येस, दे आर असर्टेनेबल। कैसे असर्टेनेबल है सर? 31st मार्च एवरी ईयर को वो लोग पैसा देने वाले। सो 31st मार्च जो डेट है, इट इज अ पेमेंट ड्यू डेट। सो 31st मार्च को L&T इज सपोज टू इशू इनवॉइस टू गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? तो 31st मार्च इज द ड्यू डेट। ओके, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के हिसाब से इसको ट्रीट किया जाएगा। आया पॉइंट समझ में? क्लियर है क्या? तो ये अपना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल वाला सर्कुलर हुआ। एक बार हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं कि इसमें और डिटेल में क्या लिखा है। उसके बाद और एक सर्कुलर है स्पेक्ट्रम वाला, वो भी करना है। उसके बाद हम लोग रिवर्स चार्ज में जाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इट इज क्लैरिफाइड दैट टैक्स लायबिलिटी ऑन कंसेशनर, कंसेशनर मतलब L&T। ओके, अपने एग्जाम्पल अंडर HAM कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन पोर्शन would arise at the time of issue of invoice or receipt, whichever is earlier, if invoice is issued before that date. Okay, or completion of event specified in contract. If invoices are not issued within time limit, then date of completion of event उस पर टैक्स लायबिलिटी आएगा। ओके, मतलब कि 31st मार्च पे आ जाएगा। ओके, और द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मतलब 31st मार्च। क्लियर? इट इज क्लैरिफाइड दैट एज एन इंस्टॉलमेंट और एन्युटी बाय NHAI तो कंसेशनर ऑल्सो इंक्लूड सम इंटरेस्ट। ओके, हम लोगों ने जो ऊपर का 35 लाख देखा वो इंटरेस्ट है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शाल ऑल्सो बी इंक्लूडेबल इन टैक्सेबल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, इन द व्यू ऑफ 15(2)D, ये हम लोग वैल्यूएशन के चैप्टर में करेंगे। ओके, तो ये अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ HAM प्रोजेक्ट। और एक सर्कुलर है दैट इज स्पेक्ट्रम यूजेज। ओके, हम लोग को गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम का राइट देता है। ओके, अभी स्पेक्ट्रम का राइट हम लोग को दो तरीके से मिलता है। एक तो पूरा का पूरा अपफ्रंट अमाउंट एक साथ देंगे, तो फुल अपफ्रंट अमाउंट अगर एक साथ दिया गया, ओके, फुल अपफ्रंट अमाउंट अगर एक साथ दिया गया एक साथ, तो उस केस में क्या होएगा? अपना नॉर्मल माना जाएगा। ओके, नॉर्मल मतलब IR विच एवर इज अर्लियर और SR विच एवर इज अर्लियर, और सर्विस तो देना बाकी है, पूरा पेमेंट आज क्या हो गया। तो फिर यहाँ पर जब भी ये अमाउंट पे होता है, ओके, दैट डेट विल बिकम द TOS। अपफ्रंट अमाउंट में एक साथ पूरा का पूरा टेलीकॉम ऑपरेटर को पे करना पड़ता है। उसके बाद अगर समझो इंस्टॉलमेंट में पे हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो उसके अंदर बोल रहे हैं ये लोग, सिंस द डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल। ओके, पेमेंट का डेट तो मालूम रहता है, क्लियरली असर्टेनेबल। जो लोग ये स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लेते हैं, ओके, वाईफाई वगैरह के लिए या फिर एयरटेल वगैरह लेती है, ओके, नेटवर्क के लिए, तो डेट पेमेंट का इजीली मालूम होता है उन लोग को, पेमेंट डेट्स आर असर्टेनेबल। तो ऐसे केस में ये लोग बोलते हैं उस डेट तक पेमेंट होना, मतलब इनवॉइस बनना चाहिए। इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर सच डेट। अकॉर्डिंगली टैक्स इनवॉइस विल बी इशूड in respect of said supply on or before such due date of payment. Thus, in case GST would be payable as and when payments are due, okay, or made, that is R, ये I है, payments are due मतलब ये इनवॉइस का लास्ट डेट है, ओके, या फिर रिसिट विच एवर इज अर्लियर, और अगर नहीं किया तो फिर यही डेट पे आएगा SR। ओके, इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट सिमिलर ट्रीटमेंट रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई मे बी applicable where any other natural resources are being allocated by government।
तो सक्सेसफुल बिडर। ओके, मतलब उसमें कैसा रहता है, मिनरल वगैरह भी देते हैं लोग, तो उसमें भी पेमेंट वो लोग इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, तो उसका भी टीओएस जो रहेगा, ओके, फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस वुड बी एप्लीकेबल। वो तो अपना कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। अभी हम लोग को पढ़ना है रिवर्स चार्ज। अभी क्या पढ़ना हम लोग को, रिवर्स चार्ज। एकदम ही सिंपल है। रिवर्स चार्ज में दो केसेस है। ओके, रिवर्स चार्ज में दो केसेस है। पहला केस है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम associate enterprises from associate enterprises located outside India। मतलब आप आपके रिलेटेड पार्टी से, ओके, जो कि इंडिया के बाहर है, उससे क्या कर रहे हो, उससे सर्विस ले रहे हो। ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अभी एसोसिएट एंटरप्राइज का जो मीनिंग है, ओके, दिस एसोसिएट एंटरप्राइज, दिस मीनिंग इज डिराइव फ्रॉम ट्रांसफर प्राइसिंग, ओके, फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट। ओके, तो इंटर वालों को तो ये समझ में नहीं आएगा। अभी एसोसिएट मतलब आप लोग क्या करके रखो इसको, ऐसा मान के रखो रिलेटेड पार्टी। ओके, अगर आप लोग रिलेटेड पार्टी से इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो बाहर से, तो उस केस में टीओएस विल बी, उस केस में टीओएस विल बी डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट मतलब बुक्स और बैंक, विच एवर इज अर्लियर, बस इतना ही। ओके, एक्चुअल बैंक में जब जब पैसा गया, तो फिर आपने बुक्स में एंट्री मारा विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद अदर 16 सर्विसेज, जो 16 सर्विसेज हम लोगों ने चार्ज ऑफ जीएसटी में सीखा, ओके, उसका टीओएस जो रहेगा, इट वुड बी 61st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट मतलब अगेन बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। 61st डे गिनना इस बार। ओके, 61st डे, नॉट 31st डे। तो 61st डे गिनेंगे हम लोग, कहाँ से गिनेंगे, सप्लायर के इनवॉइस के डेट से गिनेंगे 61st डे। ओके, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टीओएस। आया पॉइंट समझ में। तो अपना आरसीएम का सर्विस भी हो गया। जैसे हम लोगों ने उधर 31st डे लिया, ओके, इधर 61st डे, उधर भी डेट ऑफ पेमेंट था, इधर भी डेट ऑफ पेमेंट, गुड्स के किससे कंपेयर कर। ओके, एंड वहां पे और एक था डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, लेकिन यहाँ पर डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस नहीं। ठीक है, तो अपना आरसीएम का सर्विस भी कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग को रेसिडुअल कैटेगरी करनी। ओके, रेसिडुअल कैटेगरी मतलब कि, सॉरी, कॉमन प्रोविजन करना है। कॉमन प्रोविजन मतलब कि ऐसा कुछ केसेस जिसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी सेम फॉर गुड्स एज वेल एज सेम फॉर सर्विसेज। ठीक है ना, हम पते। सबसे पहला केस है वाउचर। ओके, सबसे पहला केस क्या है, वाउचर। भाई फॉर एग्जांपल आप लोग कोई रेस्टोरेंट में गए, मैकडोनल्ड्स फॉर एग्जांपल। ओके, आप लोग को एक वाउचर दिया गया। ओके, क्या दिया गया, एक एक वाउचर दिया गया। उसमें बोला कि अगर आप लोग 7 दिन के अंदर अंदर आते हो, तो आपको आलू टिक्की, एक प्रोडक्ट है, वो मिलेगा। तो आपने तो फर्स्ट डे खाना खाया, आपको वाउचर दिया। अभी क्या करना है आपको, ये वाउचर को अवेल करना है, तो 7 दिन में रिटर्न आना पड़ेगा। और क्या खाना है, क्या मिलेगा ये वाउचर से आपको, आलू टिक्की मिलेगा। कंफर्म्ड है, ओके, आलू टिक्की ही मिलेगा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है, सिंस द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, ओके, सिंस द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ वाउचर इज द टीओएस। मतलब मैकडी ने जिस दिन आपको वाउचर इशू किया, दैट डेट इज द टीओएस। समझ में आ रहा है पॉइंट। अगर आप लोग नहीं आए तो बाद में, देन ऑल्सो मैकडी हैज टू पे टैक्स। क्योंकि आप लोग नहीं भी आएंगे तो भी टैक्स तो भरना पड़ेगा।
ओके, आगे इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, मतलब कि मैकडी ने आप लोग को ऐसा वाउचर दिया जिसमें लिखा था 100 रुपए तक कुछ भी खरीद सकते हो, तो ऐसे केस में एक्चुअल में क्या खरीदेंगे मालूम नहीं, तो गवर्नमेंट को ये भी नहीं मालूम कि कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलता है डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इज द टीओएस, मतलब जिस दिन आप लोग उस वाउचर को यूज करोगे, दैट डेट बिकम्स टाइम ऑफ सप्लाई। इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, देन इट इज डेट ऑफ इशू। इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, देन इट इज डेट ऑफ रिडम्पशन। इज दैट क्लियर? आया पॉइंट समझ? मतलब अगर आप लोग नहीं गए तो यहाँ पर टैक्स नहीं आएगा, ओके, और अगर आप लोग नहीं गए तो भी यहाँ पर टैक्स आएगा। क्लियर पॉइंट? चलो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, देखो इसका मतलब क्या है। अभी कभी कभार ऐसा होता है, रिसिपिएंट अपने सप्लायर को पैसा लेट देता है, तो सप्लायर भी शाना है, वो क्या बोलता है, पैसा लेट दे रहे हो ना, मेरे को अभी इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज भी चाहिए इसके। ओके, इसके ऊपर क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। तो समझो ए ने बी को सेल किया था कुछ, ओके, ए ने बी को सेल किया 1,18,000 का प्रोडक्ट सेल किया जीएसटी मिला के, और ए ने बोला उसको 60 दिन में पैसा चाहिए। बी बोलते हैं ठीक है, ट्राई करता हूँ, नहीं दे पाया। ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ए जो है वो इंटरेस्ट भी लेगा 2%, एग्जाम्पल। सो 1,18,000 इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और ये 1,18,000 के ऊपर 2% ए क्या करता है, इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट अगर कलेक्ट हो रहा है, ओके, बाय ए, तो गवर्नमेंट बोलते हैं जितना इंटरेस्ट आप कलेक्ट करते हो उसके ऊपर भी जीएसटी चाहिए। ओके, इसका टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब इन शॉर्ट अगर आप लोग को मिला ही नहीं कंसिडरेशन तो कुछ भी पे मत करो। ओके, डेट ऑफ एक्चुअल रिसीट ऑफ कंसिडरेशन, समझ में आया? अगर एक्चुअल रिसीट हुआ ही नहीं, देन नो नीड टू पे एनी जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया इंटरेस्ट अमाउंट का। अभी इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे वो समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ओके, वॉट एवर इंटरेस्ट यू आर गेटिंग, दिस इंटरेस्ट वुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। कैसा माना जाएगा? इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब इसके अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम लोग को रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 2360 इज 118, सो हाउ मच वुड बी 18? 360। सर यहाँ पर 18 ही क्यों लिया? बिकॉज बिकॉज ये जो अमाउंट था ना, ये इसके अंदर 18% टैक्स था, तो इसीलिए इंटरेस्ट पे भी 18% आएगा। अगर इसमें 1,28,000 होता तो यहाँ पर भी हम लोग 28 कंपेयर करते। ओके, मीन्स इन शॉर्ट, इंटरेस्ट के ऊपर जो जीएसटी आता है, दैट जीएसटी रेट इज सेम ऑफ द मेन सर्विस और मेन प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो, जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट वुड बी जीएसटी रेट ऑन मेन प्रोडक्ट। क्लियर है पॉइंट? तो अपना इंटरेस्ट वाला पार्ट खत्म हुआ। अभी रेसिडुअल कैटेगरी ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ओके, रेसिडुअल कैटेगरी में हम लोगों ने ये वाला तो ऑलरेडी पढ़ लिया। ओके, आरसीएम का अगर टाइम ऑफ सप्लाई मालूम नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे केस में रिसिपेंट जब भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज दिखाता है, दैट इज द टीओएस। और अगर फिर भी मालूम नहीं पड़ रहा है, मतलब इनवर्ड सप्लाई भी नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग को मेन रेसिडुअल चेक करना है। एंड फॉरवर्ड चार्ज में भी एक था मालूम है, डेट ऑन विच रिसिपेंट शोज रिसीट इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो वो वाला पॉइंट भी याद रखना है। ओके, अगर उससे भी नहीं मालूम पड़ रहा है, तो फिर यहाँ पर अगर पीरियोडिक रिटर्न फाइल करना है, मतलब एवरी मंथ आप लोग जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हो, ओके, तो उस केस में पीरियोडिक रिटर्न का जो ड्यू डेट रहेगा, दैट वुड बी योर ईओएस। एंड अगर रिटर्न फाइल नहीं करना है, मतलब आप अनरजिस्टर्ड हो, तो जिस भी दिन आप लोग टैक्स भरोगे वही आपका टीओएस। अभी ऐसा करने से गवर्नमेंट का तो लॉस बढ़ेगा, क्योंकि टीओएस बहुत लेटेस्ट डेट आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, इन केसेस में पेनल्टी चार्ज करता है।
और पेनल्टी चार्ज करने से उनका रिकवरी हो जाता है। ओके, मतलब इंटरेस्ट जो लॉस हुआ वो पेनल्टी के थ्रू रिकवर होता है। अगर 3B फाइल करना है, 3B का ड्यू डेट, और अगर 3B फाइल नहीं कर रहे हो, दैट इज आप अनरजिस्टर्ड हो, तो फिर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ, समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके। और जो TDR FSI करके हम लोगों ने एक चार्ज ऑफ GST में पढ़ा था, ओके, TDR FSI का जो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा, इट वुड बी CC और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। ओके, CC कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब भी मिलता है, ओके, या तो OC विच एवर इज अर्लियर इज द TOS फॉर पेइंग GST ऑन TDR FSI एंड लॉन्ग टर्म लीज। ओके, TDR FSI एंड लॉन्ग टर्म लीज, इस पे प्रमोटर GST भरता है सेम, उसका TOS क्या हो जाएगा? It would be date of CC or occupation whichever is earlier. So here we complete with this chapter, time of supply.